मानव है यानी कि ह्यूमन जो होते हैं लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवधारी हैं। यानी कि मनुष्य जो होते हैं इसमें क्या होता है, प्रजनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं और उनके बाद क्या होता है, एक नए जीव का विकास होता है। मतलब मनुष्य जो है लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवधारी हैं जिसमें नर तथा मादा प्रजनन अंग, यानी कि जो मनुष्य होता है इसमें नर और मादा अंग जो होते हैं यह अलग अलग शरीर में होते हैं, है ना। और इसी वजह से मनुष्य को हम लोग क्या कहते हैं, एकलिंगी प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं, एकलिंगी प्राणी। अगर किसी भी जीव शरीर में क्या होता है, या तो नर या तो मादा प्रजनन अंग रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकलिंगी प्राणी कहते हैं। तो उसी तरह से मनुष्य में जो क्या होता है इसमें नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। तो इस तरह से मनुष्य क्या हुए, एकलिंगी प्राणी हो गए। एकलिंगी प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा मनुष्य लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवधारी हैं, यानी इसमें नर और मादा प्रजनन अंग भाग लेते हैं और इससे एक नए जीव का विकास होता है जिसमें नर तथा मादा प्रजनन अंग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं और इस वजह से मनुष्य क्या है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है यानी एकलिंगी प्राणी है। आगे देखें कि मनुष्य जो है मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो है स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं और स्तनधारी के अंतर्गत जितने सारे मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। मतलब मनुष्य क्या होता है, अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे आपके सरीसृप हो गए यानी सांप हो गया, आपका जो है कछुआ हो गया, गिरगिट हो गया, है ना, पक्षी हो गए, ये सब क्या है, अंडे देते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य स्तनधारी जीव है और स्तनधारी जीव का जो गुण लक्षण होता है, जैसे कि शरीर पर क्या पाया जाता है, बाल पाया जाता है, बाह्य कर्ण पाए जाते हैं और स्तन ग्रंथियां होती हैं जो शिशु के स्तनपान यानी दुग्धपान के लिए होता है, यानी पोषण के लिए होता है। यहाँ पर जो है मनुष्य स्तनधारी हैं, है ना, और जो है ये शिशुओं को जन्म देते हैं और शिशुओं को जन्म देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वीविपेरस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीविपेरस एनिमल्स कहते हैं यानी जरायुज जीवधारी कहते हैं। नेक्स्ट देखें कि अगला टर्म है हम लोगों का लैंगिक द्विरूपता, है ना। लैंगिक द्विरूपता को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स कहते हैं। जैसा कि नाम से ही है लैंगिक, लैंगिक मतलब क्या होता है, नर और मादा, और द्विरूपता यानी कि द्वि दो और रूप अलग अलग, है ना, बाहरी तौर पर ये दिखेंगे। तो क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स का डिफिनेशन अगर हम लोग देखें कि किसे कहते हैं लैंगिक द्विरूपता, तो एक ही प्रजाति के, है ना, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, मनुष्य है, बिल्ली है, इस तरह से एक ही प्रजाति के नर और मादा के बीच शारीरिक संरचना यानी कि जो है उनका शरीर की संरचना बनावट है, उनका रंग, उनका आकार या व्यवहार में होने वाला स्पष्ट अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग लैंगिक द्विरूपता को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अंतर के रूप में मान रहे हैं कि यह क्या होता है, एक ही प्रजाति के, जैसे गाय है तो गाय में नर और मादा का अपना अपना अलग क्या होगा, शारीरिक संरचना होगा, है ना, रंग होगा, आकार होगा, व्यवहार होगा, है ना। मनुष्य ही है जैसे उसका अपना एक रंग रूप है, आकार है, व्यवहार है ना। तो ये जो अंतर है किसी भी प्रजाति के नर और मादा के बीच, इसी को क्या करता है, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट करता है। यह आनुवांशिक विभिन्नता के कारण होता है, मतलब कि उसमें जो है आपके जीन जो होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, इसमें अंतर देखने को मिलता है। जहां पर नर और मादा प्रजनन अंग के अलावा अन्य शारीरिक लक्षण में भी एक दूसरे से भिन्न दिखलाई देते हैं। जैसे पुरुष जो होते हैं वो अलग संरचना में दिखलाई पड़ते हैं और स्त्री के शरीर का जो आकार होता है वो अलग होता है। मतलब कि नर और मादा जो होते हैं ये अलग अलग शारीरिक लक्षण क्या करते हैं, रखते हैं और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न दिखलाई पड़ते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो मनुष्य में क्या होता है, पुरुषों में जो शारीरिक विकास होता है, शरीर में जो बदलाव होते हैं और प्रजनन अंग क्योंकि वृषण होते हैं और उसमें जो
जो बनते हैं हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं पुरुषों में, और इनके कारण जो है शारीरिक बदलाव होता है। स्त्री की बात करें तो स्त्रियों में भी शारीरिक विकास देखने को मिलते हैं, शरीर का बनावट होता है उसमें आपको अलग अलग तरह से मिलते हैं, और प्रजनन अंगों का विकास और युग्मक के साथ साथ हार्मोन्स बनते हैं। जैसे अगर मोर के बारे में देखें तो मोर में क्या होता है, जो पुरुष मोर होते हैं ये सुंदर और बड़े पंख वाले होते हैं, लेकिन मादा मोर जो होती हैं वह कैसी होती हैं, भूरी होती हैं। तो ये क्या है, बाहरी तौर पर हम लोग ना इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो अंतर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स कहते हैं। यानी एक ही प्रजाति के नर और मादा के बीच शारीरिक रचना है ना, रंग, आकार, व्यवहार में होने वाला जो स्पष्ट अंतर है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें हम लोग कि इसका क्या कारण है। तो इनका कारण होता है मुख्य रूप से कि जो लैंगिक चयन होता है सेक्सुअल सिलेक्शन के कारण विकसित होता है, जहां पर संयोग के लिए एक स्थायी साथी को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ना कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स होता है यह पुरुष और स्त्री को अलग अलग क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, और यह लैंगिक चयन को यानी कि जो सेक्सुअल सिलेक्शन है इनको विकसित करता है, और साथ साथ कि क्या करे, एक साथी दूसरे साथी को आकर्षित करने के लिए क्या होते हैं, ये विशिष्ट प्रकार के लक्षण क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। नेक्स्ट देखें कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में शिशुओं के निर्माण के घटनाक्रम में निम्नलिखित इवेंट्स या चरण होते हैं कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य अपने जैसे शिशुओं को कैसे जन्म देते हैं और उसमें कितने सारे लेवल्स होते हैं, कितने सारे चरण होते हैं, किस तरह से एक जीव जो होता है वह नए जीवों को जन्म देता है। जैसे एक शिशु है या एक शिशु पुरुष है, शिशु स्त्री है, लड़का लड़की है, वह किस तरह से मैच्योर करेगा और फिर जो है एक नए जीवों को बनाने में सक्षम होगा। तो इसके जो है घटनाक्रम में जो है कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ स्टेज या चरण कह सकते हैं, शामिल होते हैं। तो इसमें से पहला आपका है वो है गेमिटोजेनेसिस है ना, गेमिटोजेनेसिस जिसको हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। इससे पहले क्या होगा, शरीर परिपक्व करेंगे है ना, आफ्टर जो है पुबर्टी के बाद जो है किशोरावस्था के बाद जो है लड़के और लड़कियों में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स की वजह से हों, तो ये परिपक्वन के बाद क्या होता है, शरीर में जो है युग्मक बनने लगते हैं। जैसे अगर नर शरीर रहेगा तो शुक्राणु बनेगा है ना, और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। यानी कि युग्मक जनन को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं ना। पुरुष रहेगा तो पुरुष में क्या होगा, स्पर्म बनेगा जिसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं, और ये शुक्राणु बनते हैं ना, तो ये बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। उसके बाद मादा शरीर है, मादा क्या बनाएंगी, एग्स बनाएंगी, और जो है इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, अंडाणु जनन कहते हैं। नेक्स्ट देखें दूसरा है उसके बाद इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, शुक्रसेचन कहते हैं। ये शुक्रसेचन क्या होता है कि जब शुक्राणु कोशिका नर शरीर से मादा शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, यानी कि जब क्या हो जाएगा, शुक्राणु कोशिकाएं जो हैं वो परिपक्व कर जाएंगे पुरुष के शरीर में, और वो क्या होंगे, जो कॉपुलेशंस के दौरान, मैथुन के दौरान जो है यह स्त्री शरीर के अंदर जो है क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसेमिनेशंस कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रसेचन कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें कि आपका है निषेचन है ना, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, कि जब शुक्रसेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, यानी कि जब शुक्राणु कोशिकाएं जो है नर शरीर से मादा शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, तब क्या होता है, ये शुक्रसेचन की प्रक्रिया हो जाती हैं, और उसके बाद जो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, यानी संलयन करते हैं, और यह क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। मतलब नर और मादा का जो है मिलान है ना, यह क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, संयोग कहलाता है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि आपके शुक्राणु हो गए,
ये क्या है, अंडाणु हो गए। ये क्या करेंगे, जो फैलोपियन नलिकाएं हैं वहाँ पर फ्यूज करेगी और फ्यूज करके जो है भ्रूण का विकास होगा और भ्रूण से क्या बनेंगे, एक नए शिशु बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखें, विदलन है ना। विदलन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लीवेज कहते हैं। क्या होगा, निषेचन की जब प्रक्रिया हो जाएगी, यानी निषेचन प्रक्रिया के बाद जाइगोट कोशिका का निर्माण होगा, है ना। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, युग्मनज कोशिका है ना। जाइगोट कोशिका है, क्या है, जाइगोट कोशिका है जो द्विगुणित होती है ना। जब जाइगोट कोशिका बन जाएगी, इसमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होगी। कोशिका विभाजन, इससे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, कोशिका की संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इस प्रक्रिया में कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी होती है ना, लेकिन आकार समान रहेगा। नेक्स्ट देखें, जो कोशिका विभाजन के बाद यह खोखली गेंद जैसी संरचना बन जाएगी और यही संरचना क्या कहलाती हैं, ब्लास्टुला कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स देखें तो सबसे पहले क्या बनेगा, मोरुला बनेगा जो 16 से 32 सेल्स का होता है। उसके बाद ब्लास्टुला बनेगा जो कैसा होता है, होलो एंड फ्लूइड फिल्डेड बॉल होता है, यानी कि ये गोलाकार संरचना होते हैं और उसमें क्या रहते हैं, कुछ द्रव भरे रहते हैं। उसके बाद क्या है आपका गैस्टुला है, जिसमें क्या है आपका 3 जर्म्स बनेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इससे भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि जर्म लेयर का नाम बताना है, तो जर्म लेयर कौन कौन से हो गए, आप नोट्स भी कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो जर्म लेयर होते हैं वह गैस्टुलेशन प्रक्रिया के बाद क्या होता है, बनता है, जिसमें आपका एक्टोडर्म है, दूसरा मेसोडर्म है और उसके बाद क्या है, एंडोडर्म है। इसी से हमारा शरीर क्या होता है, बना होता है। नेक्स्ट देखें, अगला है आपका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रत्यारोपण कहते हैं। प्रत्यारोपण क्या होता है कि यह प्रक्रिया जिसमें भ्रूण यानी एम्ब्रायो जो होते हैं गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, यानी कि जो जाइगोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो विभाजन होता है और बनते हैं भ्रूण, वह क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। यह आमतौर पर ओव्यूलेशंस के यानी कि जो अंडोत्सर्जन होते हैं 6 से 10 दिन बाद होता है और निषेचन की प्रक्रिया के 5 से 9 दिन बाद होता है। तो ये ध्यान रखना है। प्रत्यारोपण किसको बोले, वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूण गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यारोपण कहते हैं। इसका दूसरा नाम है निडेशन। क्या नाम है, निडेशन। तो याद रखिएगा ये निडेशन, निडेशन क्या है, प्रत्यारोपण का दूसरा नाम है। उसके बाद इसमें जो स्टेज हैं, जैसे पहला है आपका अपोजिशन, दूसरा है एडेशंस और उसके बाद क्या है, इन्वेशन है। चलिए इसमें हम लोग पहला देखें, एपोजिशन है, पहला है। इसमें क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट तथा गर्भाशय की दीवार के बीच प्रारंभिक अस्थिर संपर्क होता है। अस्थिर मतलब क्या होता है, यहाँ पर यह जुड़ने के लिए क्या होता है, तत्पर होता है, लेकिन यह फिक्स नहीं होता है ना। ब्लास्टोसिस्ट किसको बोले, तो ये जो चरण है मोरुला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला जो होते हैं क्या होते हैं, ये फिट होते हैं कहाँ पर, गर्भाशय की अंतःभित्ति में, गर्भाशय की दीवार के बीच यह क्या होती हैं, अस्थिर रूप से संपर्क बनाती हैं, लेकिन जुड़ती नहीं है यहाँ पर। दूसरा है आपका एडेशन। इसमें क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट एक मजबूत अधिक स्थिर संबंध बनाता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है एडेशन में। और तीसरा क्या है आपका इन्वेशन। इन्वेशन में क्या होता है, बाहरी कोशिकाएं क्या होती हैं, एंडोमेटेरियम में प्रवेश कर जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्या है, इम्प्लांटेशन है, प्रत्यारोपण है, इसमें क्या है, 3 जो है आपके स्टेज है ना। इसमें आपका पहला क्या है, क्या है आपका अपोजिशन है, एडहेशंस है और इन्वेशन है। चलिए उसके बाद देखें कि जब सफल प्रत्यारोपण हो जाता है तो गर्भाशय की ग्रहणशीलता पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो सफल प्रत्यारोपण होता है, अगर प्रत्यारोपण सक्सेस हो जाता है या जुड़ जाता है तो फिर गर्भाशय को क्या माना जाता है, ग्रहणशील माना जाता है, जिसे एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब कि जो मादा हार्मोन्स होते हैं, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं,
इस पर ये क्या करता है, निर्भर और नियंत्रित रहता है। जैसे ये है मादा का गर्भाशय है ना, और ये मादा का गर्भाशय इधर भी अगर होगा तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, गर्भ जो है यहाँ पर गर्भाशय हो जाएगा, जो क्या होता है तो आपका ट्रायंगल शेप होता है ना। तो ये जो बाहर लेयर आप देख रहे हैं ये क्या है, एपीमेटेरियम। क्या है ये, एपीमेटेरियम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बीच में जो ज़्यादा स्पेस है ये काफ़ी क्या होती हैं, लचीली और मजबूत होती हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजो या मायोमेटेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजो या मायोमेटेरियम कहते हैं। और जो तीसरा लेयर होता है जो अंदर होता है, और ये कैसी होती हैं, ये रफ टफ होती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस तरह से उबर खाबर है ना, खुरदरी है। तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, एंडोमेटेरियम। यहीं पर क्या होता है, ये जो एम्ब्रायो होते हैं ये फिट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो गर्भाशय होते हैं इसमें कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। एपीमेटेरियम होता है, दूसरा मीजोमेटेरियम होता है, इसको हम लोग मायोमेटेरियम भी कहते हैं, और तीसरा क्या है, एंडोमेटेरियम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रत्यारोपण हो रहा है। नेक्स्ट देखें आपका क्या है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट्स है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणीय विकास कहते हैं। तो क्या होगा, प्रत्यारोपण प्रक्रिया के बाद जब क्या हो जाएगा, ये भ्रूण जो होते हैं ये गर्भाशय के अंतःभित्ति में जुड़ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, बच्चे माँ के गर्भ में विकसित होते हैं। यानी कि जो भ्रूण होगा वह क्या करेगा, गर्भ में विकसित होगा। और एक भ्रूण से एक शिशु बनने में 270 से 280 दिन का समय लगता है, यानी 9 मंथ लगभग 10 दिन का समय लगता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं। गेस्टेशन को हम लोग कह सकते हैं एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट्स या भ्रूणीय विकास कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें, प्रसव है, जिसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी कहते हैं। तो ये जो प्रसव है जिसको हम लोग पार्चुरेशंस कहते हैं, परिपक्व शिशु का जब माँ के शरीर से बाहर आना होता है, जो गर्भाशयी दीवार से संकुचित, यानी कि जब संकुचन होगा और शिथिलन होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, गर्भनाल से होते हुए शिशु माँ के शरीर से या शरीर से क्या हो जाता है, बच्चे बाहर आ जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, प्रसव कहते हैं, या इसको हम लोग डिलीवरी ऑफ द बेबी कहते हैं। नेक्स्ट देखें, लैक्टेशन है। लैक्टेशन मतलब होता है दुग्धपान या स्तनपान कहते हैं। जब प्रसव की प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद शिशु क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे शरीर से, और उसको क्या किया जाता है, पोषण दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दुग्ध कहते हैं, जिसको हम लोग स्तनपान कराना कहते हैं। जो दुग्धपान होता है नवजात शिशु के लिए क्या होता है, अमृत के जैसा होता है ना। इसमें अमृत के जैसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्व से भरपूर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा इस तरह से यहाँ पर जो अलग अलग स्टेजेस है ना। तो आज का जो ये पहला क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद जो है हम लोग नोट्स करेंगे, है ना, और हम लोग जानेंगे भी अलग अलग कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।